एक पति अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसा है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ और मेरे हिस्से का भी खाना-पीना बना कर के रखना। जैसे उसकी पत्नी यह बात सुनती है तो वह दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। घरवाले जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं तो वह कुछ भी नहीं बताती। जैसे उनका बेटा घर पर आता है तो उन घर वाले जो माता-पिता हैं सब खुशीपूर्वक रहते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और एक-दूसरे से अपना सुख-दुःख बाँटते हैं। लेकिन जो वह महिला थी, दुल्हन थी, वह दुखी थी, उसका परिवार पूरा उससे पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है? तब वह जो दुल्हन थी कुछ भी बताने को राज़ी नहीं। धीरे-धीरे शाम का वक़्त हो जाता है, खाना-पीने करने के बाद सब परिवार अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। जो लड़का था, जो दूल्हा था, वह अपनी बेगम से पूछता है दुल्हन से कि आखिर बात क्या है? अभी तो मैं ड्यूटी खत्म करके आया हूँ और तुम्हें खुश होने की बजाय तुम दुखी हो रही हो, बात क्या है? तब वह महिला कुछ बात बताती नहीं बल्कि उल्टे मुँह करके सो जाती है। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, 2-4 दिन, 10 दिन जितनी भी छुट्टी थी, छुट्टी बिताने के बाद वह लड़का वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी ड्यूटी पर जाता है, फिर वही दुल्हन जो कि अपनी पति के आने के बाद दुखी थी, वह अपने पति के जाते ही खुश हो जाती है, शौक श्रृंगार करने लगती है और एक जैसे कि नई नवेली दुल्हन रहती हैं, उस तरीके से रहने लगती है। अब जो उस दुल्हन के सास-ससुर थे, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार उन लोगों को कुछ अटपटा-सा दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने बेटे से फ़ोन किया कि बेटा, जैसे ही तुम अपनी ड्यूटी जॉइन करने के लिए घर से निकले, तभी से जो दुल्हन है, जो बहू है, इसके चेहरे पर अलग किस्म की खुशी छा गई और अब यह ठीक उसी ढंग से रहने लगी है जैसे कि एक दुल्हन रहती है। उस लड़के को भी यह बात कुछ पसंद नहीं। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि आखिर मेरी पत्नी का उदासी का कारण क्या है। जब मैं घर पर जाता हूँ तो मेरी पत्नी उदास हो जाती है। और यह वाकया एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि कईयों बार जब हो जाता है, तब वह व्यक्ति पता लगा ही लेता है कि आखिर मेरी पत्नी मुझसे चाह क्या रही है। फिर वह व्यक्ति वापस ड्यूटी खत्म करने के बाद छुट्टी लेकर के घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुका हूँ। तुम अच्छा है कि सारी बातें जो जितनी भी है सच्चाई से बता दो। अगर तुम्हें अपने प्रेमी के साथ रहना हो तो तुम अपने प्रेमी के साथ जा सकती हो, अगर मेरे साथ रहना हो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो तुम्हें अपने प्रेमी को भूलना पड़ेगा। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ रहती हो तो मुझे भूलना पड़ेगा और मुझे भूलने के लिए तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। इस नाते अगर तुम्हारी जो मर्जी है तुम स्वेच्छा से चाहे अपने प्रेमी के साथ रहो या मेरे साथ रहो, तुम्हें आज इसका निर्णय लेना पड़ेगा। तब वह महिला कहती है ठीक है, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इस नाते मैं अपने प्रेमी को छोड़ देती हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह महिला अपने प्रेमी को छोड़ने की बात करती है, तभी उसके कुछ ही दिन बाद उस प्रेमी के साथ एक और जो दोस्त होता है उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। जब निर्मम हत्या हो जाती है तो पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ सुराग नहीं लगता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कोई भी मुजरिम, कोई भी अपराधी कितनी भी होशियारी से कोई भी अपराध क्यों न कर ले, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही जाता है जिससे कि वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज की कहानी, आज की घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, सन्न रह जाएंगे कि आखिर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या इतने निर्मम ढंग से कैसे कर सकता है और इस हत्या करने का मेन मकसद क्या था। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला एक महेंद्र यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जो कि लखीमपुर खीरी में अपनी ड्यूटी कर रहा था। और ड्यूटी करने के बाद जब भी वह घर पर आता तो उसकी पत्नी उससे बिल्कुल नाराज रहती थी, उदास रहती थी, जिसको देखकर वह लड़का बिल्कुल परेशान हो जाता था। लेकिन 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा, जब 2 कत्ल हो जाते हैं। और कत्ल बिल्कुल ऐसी जगह होते हैं जहाँ की काकोरी के पास एक जगह लगती है नदवा पुल, और नदवा पुल के पास 2 लाशें पड़ी हुई थी। तभी वहां से एक राहगीर जाता है और देखता है कि 2 लोग पड़े हुए हैं। तो पहले तो वह सोचता है कि ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दोनों व्यक्ति शराब पी करके पड़े हुए हों, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। अंततः वह उन दोनों व्यक्तियों के पास जाता है और उनको उठाने की कोशिश करता है।
लेकिन जब वह दोनों व्यक्ति को पास में जाकर उठाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी उसकी शोर पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस की टीम को दे दी। पुलिस की टीम जैसे आती है, दोनों को देखती है तो उन दोनों व्यक्तियों की बहुत ही निर्मम ढंग से हत्या की गई थी। पुलिस शव को लेकर के अपने थाने जाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है कि आखिर ये दोनों लाशें किसकी हैं, कहाँ की हैं। जैसे यह सोशल मीडिया पर इनकी लाशें तैरती हैं, इनका फोटो सर्कुलेट किया जाता है, तभी उसमें से पहचान हो जाती है। एक लड़का जिसका नाम था रोहित राजपूत, उम्र थी 26 साल, इसके पिता का नाम था रमेश चंद। और जो दूसरा लड़का था वह लड़का था मनोज राजपूत, उम्र थी 28 साल, पिता का नाम राम नरेश जो कि एक किसान थे। जो ये मनोज राजपूत है ITI की पढ़ाई कर रहा था और अभी अभी रेलवे टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में पोस्टिंग हुई थी। दोस्तों, पुलिस दोनों के परिवार वालों को बुलाती है और दोनों को पूछती है कि आखिर इन दोनों लड़कों की आपसी रंजिश किससे थी। घर वाले कहते हैं कि इनसी रंजिश तो कोई नहीं थी, लेकिन यह शाम को 21 तारीख की शाम को जब घर से निकले थे, या बोले कि हम लोग पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, वहां पर एक बर्थडे की पार्टी है। दोस्तों, लेकिन जब यह घर से निकले तो हमें पता नहीं था कि इनका ऐसा हश्र हो जाएगा। अब परिवार वाले काफी परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मौके पर जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे, पत्रकार बंधु थे, सब पहुंच जाते हैं। लोग धरने पर बैठ जाते हैं, रोड को जाम कर लेते हैं और न्याय की मांग करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस अपने ढंग से खोजबीन कर रही थी, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लग रहा था। तभी पुलिस की टीम को एक नंबर मिलता है जिसमें कि बातचीत करता हुआ यह लड़का मनोज राजपूत था। तो उस नंबर को जब खंगाला जाता है तो वह नंबर मिलता है एक अंकिता उर्फ दीपिका का। जब अंकिता उर्फ दीपिका को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वह पुलिस की टीम को इधर उधर का बहाना बनाते हैं, लेकिन अंततः टूट जाती है। वह बताती है, दरअसल मेरे जो पति हैं वह पुलिस कांस्टेबल के पद पर हैं और लखीमपुर खीरी में तैनात हैं। और जो ये मनोज राजपूत है, यह मेरा बचपन का दोस्त था, हम दोनों एक ही साथ में पढ़े थे। एक दिन मैं मेला घूमने गई थी, वहीं पर मनोज से मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से अपना नंबर लिया और नंबर लेने के बाद बातचीत होने लगी और अंततः यह बातचीत प्यार में बदल गई। अब मैं चोरी छिपे अपने पति के इस मनोज से मिलती थी, जुलती थी, संबंध बनाती थी। लेकिन जब बीच बीच में मेरा पति आ जाता था, मुझसे अपने इस प्रेमी से बात नहीं हो पा रही थी, मैं काफी बेचैन हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। अंततः मेरे पति ने मुझसे एक दिन पूछा कि अगर तुम अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हो तो अपने प्रेमी के साथ रहो, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। तो मैं जब कह दी कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो मेरे पति जो है मुझसे फोन करवाते हैं कि तुम मनोज को फोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। तब मैं पूछती हूँ आखिर क्यों, तो वह कहता है कि आखिर मेरी पत्नी एक ऐसे लड़के को जो पसंद करती है, उस लड़के से मैं भी मिलना चाहता हूँ कि आखिर वह लड़का मेरी भोली भाली पत्नी के ऊपर क्या जादू कर दिया। मैं अपने पति के बहकावे में आ जाती हूँ और मनोज को लगभग 35 बार फोन करती हूँ, तब वह मुझसे मिलने के लिए राजी होता है। और जब 21 मार्च 2025 की रात में लगभग 9 से 10 बजे के बीच में जैसे ही मनोज वहां पर आता है, तो मेरे पति पहले से ही अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर छुपे पड़े थे। मनोज से हाथापाई हो जाती है। मनोज को शंका हो जाती है कि यहाँ पर मेरी जान का खतरा है। मनोज जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी मेरे पति उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसके ऊपर चाकू से लगातार वार कर देते हैं और लगभग 25 से 30 वार किया जाता है। और उसी वार में जो महेंद्र कांस्टेबल पुलिस वाला था, उसकी एक उंगली भी कट जाती है। उसको इतना भी होश नहीं था कि उसकी उंगली कट कर वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद जो इसका दोस्त था रोहित राजपूत, वह बीच बचाव के लिए आता है, लेकिन मेरे पति के सर पर इतना खून सवार था कि वह रोहित को भी जान से मार देते हैं और मारने के बाद सुबह होते ही अपने DT लखीमपुर खीरी चले जाते हैं। अब मैं जो थी, मुझको जो नंबर दिया गया था, वह नंबर दरअसल एक फेक ID पर लिया गया था और उसी से मेरी मनोज से बातचीत होती थी। अब पुलिस की टीम उस कांस्टेबल जो पुलिस वाले हैं उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करती है कि तुम तो कानून के रखवाले हो, तुमने ऐसे अपने हाथ में कानून को क्यों ले लिया, तब वह बताता है, सर दरअसल मैं बहुत बार समझाने की कोशिश किया, लेकिन ना तो मेरी पत्नी मान रही थी,
ना तो यह उसका प्रेमी मान रहा था। अब मैं करता तो क्या करता, मेरे समझ में यही आया कि ना रहेगा बाँस तो ना रहेगी बाजेगी बाँसुरी। इस नाते मैंने मनोज को बुलाया और बुलाने के बाद जब मेरी इससे हाथापाई शुरू हुई तो मेरे सर पर खून सवार हो गया और अंततः मैंने इसका कत्ल कर दिया। दोस्तों, हालांकि अब पुलिस की टीम उस महेंद्र जो पुलिस का कांस्टेबल है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, लेकिन एक महिला जो कि अपने पति के होते हुए भी एक दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है, जिसका खामियाजा उस रोहित और मनोज को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारे संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं कि आखिर ऐसे घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं रही हैं, जिसे सुनने के बाद हमारी रूह तक कांप जाती है। एक माँ का आंचल जो कि भीग जाता है आंसुओं से, एक पिता का बुढ़ापा छीन जाता है, बुढ़ापे की लाठी छीन जाती है, एक बहन का भाई छीन जाता है। अंततः ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दिल कांप जाता है, दिल रोने लगता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।